मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये दूसरी बार फिर से मुझे वही सफाई देनी पड़ रही है जो पहले मैं यासूब अब्बास को दे चुका हूँ। अब कोई एक मुजफ्फरनगर के हैं मोहम्मद हुसैनी करके, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मुझे जानी कह दिया है। इन मौलाना को कुछ पता है नहीं, केस क्या है, एफआईआर किस बात की है, मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया था, क्या केस था, वो लड़की कौन थी, उसने मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाए। बस वीडियो बनाने का शौक़ है। एक्चुअली ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई है कि इनको जो है वो ज़िया कोई बहुत बड़ी चीज़ है या ज़िया के ख़िलाफ़ बताना है, या इस तरीके के जिना के केस बहुत लोगों के ऊपर हैं, बहुत ये है। ये सब एक्चुअली मिले हुए हैं वसीम रिजवी से। वसीम रिजवी, यासूब अब्बास और ये हुसैनी साहब, ये तीनों आदमी पूरे चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए मेरे ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से इनको क्या सफाई मैं दूं? मैं अपने मोमिनीन, अपने दोस्त, अपने जानने वालों को और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जिन्होंने ये वीडियो इस तरीके के सुने हैं, मैं उनको अपनी सफाई देना चाहता हूं कि ये जो लड़की थी जिसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, ये अयोध्या में मेरा घर है और वसीम रिजवी की एक फ़िल्म बन रही थी राम जन्मभूमि, जिसमें इस लड़की ने मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का मुकदमा लिखाया था। अटेम्प्ट टू रेप और रेप में बहुत फ़र्क है। हमारे के यहाँ अदालत में इसकी भी एफआईआरें होती हैं, अटेम्प्ट टू रेप की भी, वही मेरे ऊपर हुई है। मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है। जो इसने शुरू में अपने सबूत लगाए थे वो कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। मेरे पास एफआईआर की भी कॉपी मौजूद है, जो लोग चाहें उसको देख सकते हैं। मैं कहीं से भी, ये लोग बार बार कहते हैं जानी है जानी है, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये झूठा इल्ज़ाम है। ऐसा कोई भी मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं लिखा गया है। अटेम्प्ट टू रेप का मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया है जो कोर्ट में अभी विचाराधीन है। और हाँ हुसैनी, तुमने मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिया। सोचो अगर तुम्हारे मदरसे में कोई लड़की आए और वहाँ रुके और वहाँ से आने के बाद तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखा दे कि तुमने उसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप किया है, तो क्या वो इल्ज़ाम सही होगा? इल्ज़ाम लगना अलग बात है, इल्ज़ाम को सिद्ध करना अलग बात है। मेरा मामला अभी कोर्ट में है, विचाराधीन है। शुरू के जो उसके इल्ज़ाम थे और जो उसने सबूत लगाए थे वो खारिज हो चुके हैं। और हाँ, मैं तो कोर्ट से बरी हो जाऊंगा। वहाँ से बरी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, मेरा दिल जानता है, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे दोस्त यार जानते हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा जब मैं, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ, रोज़े महशर में तुम्हारा दामन पकड़ूंगा मैं। तुम और यासूब अब्बास याद रखना, तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया है, तुमको तो अल्लाह भी समझेगा। अरे हुसैनी साहब, आप तो ये भी भूल गए, बाकरी साहब से पूछवाऊँ आपको, वो प्रशासक हुआ करते थे उस वक्त, आपको मजलिस किसने पढ़वाई थी? जोगीपुरे में। जोगीपुरे में आपने एक बहुत ऐतिहासिक मजलिस पढ़ी थी, याद है आपको? वसीम रिजवी के कहने से आपको वहाँ बैठाया गया था, क्योंकि सरकार को दिखाना था कि इतना मजमे के बीच में एक सरकार की इतनी तारीफ़ों करने वाला इंसान वसीम रिजवी का वो आदमी है। भूल गए सब आप? क्या क्या बताया गया था आपको? वसीम रिजवी ने आपसे फ़ोन पे क्या क्या बताया था? मैं तो वहाँ मौके पे मौजूद था। और मजलिस पढ़ते पढ़ते तुम इतनी बटरिंग करने लगे वसीम रिजवी की कि तुमने सरकार अबू तालिब को किससे मिला दिया। तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम मिंबर पे बैठो। तुमको तो उसी दिन उतार लेना चाहिए था लोगों को मिंबर से। तुम मिंबर पे बैठने के लायक नहीं हो। तुम्हारे तो अभी बहुत किस्से खोलूंगा, अभी देखते जाओ। मौलाना मिर्जा यासूब अब्बास साहब को लाइए, सरकार इधर आइए। क्या मिर्जा भाई, एक और सलाह होती है। अरे सरकार से मोहब्बत आप क्या है, 2 महीने हो गए ना, पसीने आ गए लोगों को, और इतना पसीना आया कि दाढ़ियों से टपक रहा है।
मैंने एक साहब से पूछा, बड़े परेशान है, क्या लगा आप देख नहीं रहे हालात, हालात देख नहीं रहे, इसने हमारा जीना हराम कर दिया, मुसलमानों के हालात दिन से दिन बदतर होते जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? आप बड़े मुतमईन है। मैंने कहा हम तो कल भी मुतमईन थे। कहने लगे योगी देख रहे हैं मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। मैंने कहा तो, कहने लगे ऐसे आदमियों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को खतरा है। मैंने कहा मौलवी साहब खामोश हो जाओ, शर्म कर, और याद रख हिंदुस्तान के मुसलमानों को योगी जैसे महाराज से खतरा नहीं, जाकिर नायक जैसे मौलवी साहब, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस्लाम को अबू तालिब जैसे काफिर से खतरा नहीं है, अबू सुफियान जैसे मुसलमान से खतरा। और जो ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम बार बार लगाए जा रहे हैं, छोटे बड़े सब मौलवी वीडियो बना बना के जारी कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं, ये एक्चुअली ये लोग पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव सबकी निगाह में है, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने किसको वोट किया। चुनाव से पहले ये लोग कहीं भी एक्टिव नहीं थे कि किसी वोटर से कहे होते एक शिया पर्सनल लॉ बोर्ड चला रहा है, एक इतना बड़ा मदरसा चला रहा है पश्चिम में। इन लोगों को कहना चाहिए पहले ना कि वसीम मुर्तद है, इसको जो है वोट ना दीजिएगा, आप लोग इसको ना वोट करिए, ये बहुत गंदा है, इसने कुरान के ऊपर ऐसा किया। लेकिन ऐसा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंदर से ये लोग वसीम को जिताने का काम कर रहे थे। जब वो जीत गया तो आवाम में आक्रोश पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ। अब उस मुद्दे को ठंडा करना था, तो मुद्दे को ठंडा करने के लिए ज़िया को ले आए। अभी आप लोगों को एक ऑडियो सुनवाऊंगा जिसमें निगहत अमरोही जी इससे बात कर रही हैं। इसका एक दोस्त है जो आजकल जेल में है, जिसका नाम अली अब्बास छपरवी है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य भी था वो, शायद है भी, अभी हटाया भी नहीं गया होगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप एक ही है ना। ये सारे मिलके एक रैकेट चला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये निगहत अमरोही जी कह रही हैं। अभी आप लोग सुनिएगा ये कितना बड़ा मक्कार है, इसकी मक्कारियाँ पूरी उसमें आएंगी। ये लोग किस तरीके से लड़कियों को बदनाम करते हैं, लड़कियों के साथ खेलते हैं, उनके जज्बात के साथ खेलते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं। निगहत अमरोही जी, मैं आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने सामने आके इन जैसे लोगों का कैरेक्टर खोल दिया, जिससे हमारी कौम की बहुत सी लड़कियों की इज्जत बच गई। जी भाई सलाम। वालेकुम सलाम। आपका सलाम करना तो बड़ा अदब के दायरे में करते हैं आप सलाम जनाब। फिलहाल थोड़ी सी आपको ये कहना चाहती थी कि मैं वो बात कर रही हूँ जिसके हक में आपने आवाज अपनी बुलंद नहीं की, ना आपने ना मौलाना फसी ने। मेरे ख्याल में शायद पहचान जाएंगे, अभी नाम से भी अभी आपको आशना करा दूंगी कि मैं कौन बात कर रही हूँ। पटना गए तो गैर मुनासिब तरीके से आप भी और फखरे जाफरी साहब भी दोनों बयान देकर आ गए, बिना सोचे समझे वन साइडेड बयान दिया है। इंसान को बड़ा उसका किरदार बनाया करता है मौलाना। पैसा होना या इज्जत किसी तरह से कमाना मशकूक अमामे से ऐसा नहीं होता है। मैं आपके बारे में भी पूरी हिस्ट्री जानती हूँ, मैं मौलाना फसी साहब के बारे में भी जानती हूँ, जितने भी मशकूक अमामे हैं उनके बारे में भी जानती हूँ। अगर चाहती तो मैं धज्जियां भी बिखेर सकती हूँ, मुझे निगहत अमरोही कहते हैं। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपके सर पे जो अमामा है, मैं भी कहीं सैयद ज़ादी हूँ, मैं भी उसका अदब और एहतराम करती हूँ। आप लोगों को ये लगा था कि शायद मैं गलत हूँ, मैं गलत तरीके से वर्क कर रही हूँ, मैं उसके ऊपर उसने कलामे पाक की कसम खाई क्योंकि उसके सर पे अमामा था, तो आपने उसका विश्वास किया, एक साइड बयान सुनाकर आ गए। जबकि मैंने इस बात के लिए कहा ही नहीं था कि मैंने उसको जो है मोबाइल खरीद के दिलवाया है, मैंने ये कहा था कि मैंने पैसा दिया है। और आप लोगों ने कसम खिलवा करके उसने वीडियो को इतना वायरल किया कि मुझे सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं होता है, बिरादरी के दोनों पक्ष बराबर हुआ करते हैं। अगर हमारे सर पे तलवार भी लटक रही होती है तो उस पर भी हमें ये चाहिए होता है कि हम जो है अपने बयान को बिल्कुल साफ गोई से दें, किसी की मजम्मत ना करें। ये नहीं होता है कि हाँ आपने देखा कि उसके सर पे अमामा है तो आप अमामे के पीछे छुपे हुए बदकिरदार इंसान को बचाने के चक्कर में लग गए। सबके सब लग गए, आप लग गए जो दो कौड़ी का आदमी है, जो लौंडियाबाजी ओखला में जाके करता है, आप लग गया साला है, ये लग गए जिनके अमामे, सबके अमामे जितनी गिरा रही हूँ, 12 अमामे मशकूक हैं, जानती हूँ मैं इस चीज के लिए।
मगर अगर मैं समाज के सामने, मैं मीडिया के सामने अगर इस चीज के लिए बयान देने लगूं तो मेरे ख्याल में शायद आप सबकी औकात जो है ना वो 2 कौड़ी की हो जाए मौलाना। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। और आपने छूटते के साथ ही मेहदी मामा से क्या कहा कि हाँ कि भाई अरे छोड़ो, जाने दो इस मामले को, जैसा भी हो रहा है। मैंने मेहदी भाई से क्या कहा? क्या जो हो रहा है उसे होने दीजिए। फिर मेरे बारे में पूरे हिंदुस्तान में इस हरामी के अलावा कोई लूज टॉकिंग कर ही नहीं सकता है। लूज टॉकिंग क्योंकि मैंने एतमाद कर लिया मौलाना, वरना तो शायद हो सकता था कि अब इस हरामी को बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं मौलाना फसी, क्यों नहीं आ रहे हैं फखरी जाफरी, क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकर जाइए, मशकूक है तभी तो है बंद, 3 दिन से हवालात में बंद है ये। भाई हमें तो पता ही नहीं है, मुझे तो कल एक सामने कटिंग भेजी वो कटिंग आज इनकलाब में छपा है, आपका नाम छपा है उसके अंदर इनकलाब में। मेरा क्या नाम छपा है? उसमें छपा है कि हाँ के मैंने आपसे भी कही इस चीज के लिए कि हाँ के भाई आपने मुझे पहला कॉल किया, सुनिए आपने मुझे जिंदगी का पहला कॉल किया, ये आपको मैं किसी से देखिए, सुनिए मैं बिरादरी वालों सुनिए, आपने मुझे पहले कॉल की कभी? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आपने मुझे पहले कॉल की? सुनिए, आप मेरी सुनिए, आप मुसल्ले से उठकर आए हैं, बाग भाई को गेट पे है देखिएगा। मैं अपनी जिंदगी का आपको उसूल बता रही हूँ। मैं बिरादरी से और अपनी कौम से बहुत दूर रहा करती हूँ। मेरा प्रोफेशन मुशायरे है, मैं अदब के लिहाज से पढ़ा करती हूँ और पूरे हिंदुस्तान में 22 साल से मुशायरे पढ़ रही हूँ और 22 साल के अरसे में कोई निकतम रोई की तरफ उंगली उठाने वाला नहीं है। इसके पास मेरा पैसा था तो इसने मुझे जो है तरह तरह से मेरी पूरी फैमिली को बदनाम किया, तो किया तो उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने अमामे वो आपका मुजरिम है या नहीं है ये आप जानती हैं। सजा दिलाने काम आपका है, फैसला खुदा के हाथ में, खत्म बात। बिल्कुल बिल्कुल बस खत्म बात। मुझे तो इससे कोई लेना देना है ना। देखिए सुनिए एक मिनट, परसों आपने कहा वो परसों से हुआ है, गिरफ्तार है। और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, मौलाना फसी से कह देना उस हरामी से भी कि आके छुड़ा के लेके चला जाए। एक तरफ बहन कह रहा था और दूसरी तरफ जो है ना गद्दारी कर रहा था मेरे साथ में। जी जी जी, मैं असल में आपकी आवाज कट रही, शायद आप मैं ये कह रही हूँ कि उस मौलाना फसी हैदर से भी कह देना हरामी से कि निकत अमरोई बहन मेरी उससे कोई बातचीत नहीं है कि निकत अमरोई मैं किसी से मैसेज पहुंचवा दीजिएगा कि उन्होंने आप उनका नंबर ले लीजिए ना, आप कॉल कर लीजिएगा। जैसे मैं ऐसे गंदे लोगों को कॉल करना पसंद नहीं करती। नहीं, आप उन्हें कॉल कर लीजिए, सुनिए मेरी बात, आप उन्हें कॉल कीजिए, आप उन्हें जैसे मुझे बताया उसे ही बता दीजिए, खत्म बात। नहीं, मैं क्यों बताऊंगी उस हरामी को, सारे 2 कौड़ी की पता नहीं नाजायज। आपने मुझे क्यों बताया? मेरा तो रोल ही नहीं ना। बाप की औलादे घूम रही हैं। आप सुनिए मेरी बात, आपने मेरा तो कोई रोल नहीं, तो मुझे बता रहे हैं तो उसको तो बताइए जिसका रोल है। बिना इल्म हासिल किए हुए अमामे ले लेकर के घूम रहे हैं ऐसे कि जैसे कि हाँ के सही और अच्छे किरदार के मालिक हैं, बद किरदार लोग इस तरह से घूम रहे हैं। मैं तो उन्हें मौलवी भी नहीं मानती। मैं तो उन्हें भाई आप नहीं मानती, मैं तो नहीं कह सकता, खुदा बेहतर जानता है, वो आलिम है। ऐसे लोगों के पीछे तो नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है अगर देखा जाए तो। इतनी तो सैयदजादी फैमिली से ताल्लुक मैं रखती हूँ। मेरी फैमिली के बारे में आप कुछ जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं आप सब लोग। आप लोगों ने जो राय कायम करना चाहिए फखरी जाफरी साहब के लिए, मैंने दुल्का के यहाँ के भाई वो थे, असल से खता नहीं होती, कम असल से वफा नहीं होती, उसको लेकर के पूरे में अली अब्बास छपरवी ने कह दिया कि हाँ के उनको शागिर्दा ने उनके भंगी कहा। अरे अंसारी है, अंसारी को जुलाया नहीं कहा जाएगा, मंसूरी को धुना नहीं कहा जाएगा, सैयद को मीर साहब नहीं कहा जाएगा, अगर कम्बो को भंगी कहा जाएगा तो क्या चीज गलत है उसमें? बिल्कुल सही कहा आपने, वो आपका अपना वो है भाई, आप जिसे जो चाहें कहें। बहरहाल आपने उसे पकड़वा दिया, आपकी निगाह में बहुत शुक्रिया। अभी आप लोग ने ऑडियो सुन लिया होगा, किस किरदार के लोग हैं ये लोग। एक तो अंदर है, ये बाहर है, ये पूरा एक सिस्टम में हैं ये लोग, एक रैकेट है इनका। ये एक दूसरे का नाम लेके झांसा देते हैं। ये यासूब अब्बास, वसीम रिजवी, ये पूरा मुद्दा घुमाने में सारा मास्टरमाइंड जो है ना वो वसीम रिजवी है, जो इन लोगों का उस्ताद है ना। कभी मेरा भी उस्ताद था, आज तौबा है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उससे बहुत दूर हूँ, लेकिन आज ये लोग अभी भी उसके अंदर खाने अभी भी मिलते हैं। अभी तो एक बहुत बड़ा खुलासा मैं खोलने वाला हूं 2-3 दिन के अंदर, कुछ सबूत के साथ। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, यासूब अब्बास और वसीम रिजवी, ये तीनों के रिश्तों में 26 आयतों वाला मामला बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। वसीम तो मतलब मजहबी तालीम में ज़ीरो है, अंडा जिसको अलिफ बे भी नहीं आती। 26 आयतों को लेके इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है। आप लोग ने कभी ये सोचा नहीं कि इसके पीछे कौन हो सकता है, कौन है?
मैं बताऊंगा आप लोगों को। 12 साल मैं रहा हूं वसीम के दाहिना हाथ बन के, 12 साल। यासूब, इस टाइप के मौलवी जो वसीम के टच में हैं और उनका क्या क्या रोल है, सब मैं खोलूंगा। टाइम आने दिए।